लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो क्या होता है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का जो डेरिवेशन किया था और डेरिवेशन के रिस्पेक्ट में साथ में हमने क्या किया था, उसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक है, सबको एक फार्मूला बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्या फार्मूला था अपना? दैट वाज IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस FR स्क्वायर, या फिर कहीं फ्रॉड नंबर इसका, या इसको कह सकते हैं 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन GH। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था अपना? DH बाई DX। याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपना। DH बाई DX दैट इज इक्वल्स टू, दैट वाज IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन GH। ठीक है, और V स्क्वायर अपॉन GH की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? दैट इज IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस FR स्क्वायर। FR मीन्स फ्रॉड नंबर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जनरली इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या था अपना? ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए अपनी स्लोप की वैल्यू थी, या फिर फ्लोइंग वाटर का स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था। ठीक है, जो कि अपन ने ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के डेरिवेशन से यहाँ पर फाइंड आउट किया था। अभी देखें यहाँ पर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। लास्ट अपन ने ये समझा था कि अगर इस DH बाई DX की वैल्यू, मैंने सिंपल सी बात करेंगे, अगर DH बाई DX की वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाती है तो यहां पर क्या होगा? जो बेड ऑफ स्लोप होगा, जो बेड ऑफ स्लोप है आपका, या फिर कहेंगे जो चैनल का जो बेड है वो, और जो फ्लोइंग वाटर का जो फ्री सरफेस है, वो दोनों आपस में कैसे चलेंगे? कांस्टेंट पैरेलल चलते चले जाएंगे, क्योंकि इनमें विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? फ्लो की डायरेक्शन में। तो फ्लो की डायरेक्शन में और अलोंग द चैनल बेड क्या है आपका? x की डायरेक्शन। यदि फ्लो की डायरेक्शन में है तो फ्लो की डायरेक्शन में x बढ़ने के साथ साथ जब h चेंज ही नहीं हो रहा, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज ही नहीं हो रहा, मींस ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू थी। अगर ये वैल्यू मैंने बताया था 0 के लिए हो गया, अगर ये वैल्यू DH बाई DX की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो रही थी, मींस पॉजिटिव वैल्यू हो रही थी। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या था? कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही थी, या फिर कहेंगे कि x की वैल्यू के इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जब ये वैल्यू इंक्रीज कर रही थी, कौन सी वैल्यू? DH बाई DX की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज कर रहा था विद द इंक्रीज इन x, तो वहां पर उसको क्या कहते हैं अपन? दैट वाज कॉल्ड बैक वाटर कर्व। दैट वाज कॉल्ड बैक वाटर कर्व। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखें तीसरा, अगर ये DH अपॉन DX की वैल्यू आपकी लेस देन 0 थी। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब होता है दैट इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो इसको अपन सिंपल सी बात करेंगे, क्या हो रहा है कि x की वैल्यू बढ़ने के साथ, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो x की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो क्या हो रहा है? x की वैल्यू बढ़ रही है तो h की वैल्यू में डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो रहा है? डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो उसको अपन ने क्या बोला था? ड्रॉप डाउन कर्व बोल दिया था। ठीक है, ड्रॉप डाउन कर्व। अब देखें यहां तक अपना ठीक है, ड्रॉप डाउन कर्व, लेकिन यहां पर अपने खत्म कर दिया था इस पार्ट को। लेकिन मैं आपको अभी अपन क्या पढ़ेंगे? ये जो आपका बैक वाटर कर्व है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तभी तो होगा बैक वाटर कर्व। ठीक है, किस तरीके से आएगा ऑब्स्ट्रक्शन, उन चीजों को भी अपन यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, अपन स्टार्ट कर रहे हैं बैक वाटर कर्व को बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और एक फिनोमिना के साथ में अपन इसको डील करेंगे। सबसे पहले बात करें, अपन हेडिंग डाल लेते हैं बैक वाटर कर्व। बैक वाटर कर्व। अब देखें, बैक वाटर कर्व को समझने के लिए पहले अपना ये समझना जरूरी है कि ये बैक वाटर कर्व बनेगा किस सिचुएशन में। तो ये किस सिचुएशन में बनेगा? फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये अपना डेटम है। ठीक है, ये अपना डेटम है और इसके ऊपर क्या है? अपना चैनल का बेड हो गया। मान लीजिए ये रहा चैनल का आपका बेड। ठीक है, अब ये चैनल बेड, इसको मैंने बोल दिया है डेटम, और ये आपका हो चुका है बेड। ठीक है, ये आपका बेड हो गया है। अब क्या होगा? मान लीजिए कि मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक डैम बना हुआ है। ठीक है, एक डैम बना हुआ है इस जगह पर कुछ इस तरीके से। ये आपका डैम है और इस डैम के ऊपर होके क्या हो रहा है? वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस डैम के ऊपर होके क्या हो रहा है? वाटर आपका फ्लो कर रहा है। तो पहले इस तरीके से मैंने बनाया। अब क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां से वाटर फ्लो कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो क्या होगा? ये जो वाटर फ्लो है वो कुछ इस तरीके से आपका हो रहा होगा। ठीक है, क्या होगा? मींस सिंपल सी बात समझते हैं, जब यहां पर वाटर आएगा, मान लीजिए यहां से फ्लो कर रहा है वाटर, ये चैनल है आपका कोई भी एक, अब यहां पर क्या कर रहा है? वाटर आपका फ्लो कर रहा है इस तरीके से। अब होगा क्या कि यहां पे एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन मींस मैं यहाँ पर डैम को लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, डैम आ गया, तो क्या होगा? पानी फिर यहां पर कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा। अब जब पानी यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे क्या होगा? उसकी डेप्थ इंक्रीज होने लगेगी, और डेप्थ इंक्रीज होने के बाद जब स्केप कर जाएगी हाइट ऑफ द डैम को,
तो उसके बाद क्या होगा, उसके ऊपर होके वो ओवरलैप करनी पड़ेगी, ओवरफ्लो होने लगेगा वाटर। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो कि अपन ने पहले भी देख चुके हैं जब अपन ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड रैपिड वेरिड फ्लो को पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या है बैक वाटर कर्व और क्या चीजें, इनको एक बार ढंग से अपन समझ लेते हैं। तो देखिए इस पूरे डायग्राम के अंदर एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, वो क्या है कि देखें ये जो कर्व आपके सामने बना हुआ है इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं यहां पर आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है दैट इज H1। ठीक है, यहां पर जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो होगा, मैं इसको एक क्रॉस सेक्शन टाइप बना देता हूं, तो यहां पर जो इसका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है ये क्या है आपका H1 है मान लिया मैंने। ठीक है, यहां पर जहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन, यहां या फिर कह सकता हूं जहां से इस कर्व ने या फिर जहां से इस वाटर ने फ्लो ऑफ वाटर ने राइज होना स्टार्ट किया है उसे हमने क्या बोल दिया है, H1 बोल दिया है। अब मान लीजिए अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता, ठीक है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता इस जगह पर, तो क्या होता, जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है वो बेड ऑफ द चैनल की क्या रहता, कांस्टेंट रहता और साथ साथ चलता रहता। सिंपल, जैसा अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद इंक्रीजिंग द x, इफ h is not changing then the bed of the channel will be the parallel to the surface, free surface of the water। ठीक है, तो ये दोनों सरफेस के पैरेलल हो जाते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हो रहा है, इस जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन के फॉर्म में मैंने किसको लिया है, मैं यहां पर ले रहा हूं आपका, ये आपका मैंने लाइन बना दी, मैं आपका ले रहा हूं किसको, डैम के लिए। ठीक है, अब डैम आपका बना दिया मैंने, अब यहां पर क्या हो रहा है, डैम की वजह से इंक्रीज होगा यहां पर, तो एक ऐसा भी पॉइंट होगा इसमें जिस पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का मतलब समझे कि एक ऐसी वैल्यू आएगी निकल के जहां पर ये मैक्सिमम राइज किया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूं यहां पर क्या होगा, ये मैक्सिमम राइज किया होगा, इसको मैं H2 बोल देता हूं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं कि पूरे सिस्टम में जब कभी भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया आपका, तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के आने की वजह से जो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगा, राइज करेगा। ठीक है, अब ये डेप्थ ऑफ फ्लो राइज करेगा, इस वजह से ये आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, ये राइज कर रहा है। पहले यहां पर कितना था, H1 था, अब एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर ये मैक्सिमम राइज करेगा। ठीक है, मान ली फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहां पर ये मैक्सिमम राइज कर रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया है, H2 बोल दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट मींस, इसको अगर मैं बोलता हूं कि ये जो प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, इस फिनोमिना को तो अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बैक वाटर कर्व। ठीक है, तो इस फिनोमिना को तो अपन ने क्या बोल दिया, फिनोमिना इज कॉल्ड बैक वाटर कर्व। ठीक है, इसको तो अपन ने बैक वाटर कर्व बोल दिया है। लेकिन ये जब भी कभी अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक और टर्म अपने समझ में आनी चाहिए, दैट इज जो अपनी लेंथ निकाली, मींस लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल भी आते हैं और अपन डेरिवेशन भी सॉल्व करेंगे अभी। लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, तो पहली बात समझते हैं कि एक शब्द होता है आपका लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, एक होता है आपका एफ्लक्स। तो एफ्लक्स क्या होता है, पहले उसको अपन समझ लेते हैं। तो देखिए एफ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम राइज या फिर कहेंगे डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम राइज in the flow of open channel due to obstruction in the path of the flow of the fluid or flow of the water is called efflux। ठीक है, efflux क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में, efflux क्या है, ये आपका डैम बना दिया, एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो राइज हो रहा है इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो दैट इज कॉल्ड efflux। ठीक है, तो यहां पे सिंपल में लिख सकता हूं H1 क्या है, H1 इज ए सेक्शन, मैं लिखूंगा ए सेक्शन वेयर वाटर स्टार्ट टू राइजिंग, एक ऐसा प्लेस है, ऐसा एक सेक्शन जहां पर पानी ने राइज करना स्टार्ट किया है, उसको मैंने क्या बोल दिया है, H1, उसको मैंने सिंपल बोल दिया है H1। अगर मैं बात करता हूं H2 की, तो H2 क्या होगा, ए सेक्शन वेयर वाटर rise at maximum extent। देखें इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को मतलब समझे। H1 का क्या मतलब है, एक ऐसा सेक्शन जहां पानी ने राइज करना स्टार्ट किया है, मींस आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां से पानी ने राइज करना स्टार्ट किया है। और H2 क्या है, उस पॉइंट का एक ऐसा सेक्शन, या फिर कहेंगे हाइट ऑफ ए सेक्शन, या फिर सिंपल इनको दोनों को ही अपन हाइट एट ए सेक्शन बोल सकते हैं, या फिर इसको भी अपन बोलते हैं हाइट एट ए सेक्शन
वेयर वाटर राइज एट मैक्सिमम एक्सटेंट, और यहाँ पे लिखा है ए हाइट एट सेक्शन वेयर वाटर राइज टू स्टार्ट। ठीक है, दोनों अपने लिख दिया, H1 H2 क्या है। फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, H2 माइनस H1। तो देखें एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा, H2 माइनस H1 को ही अपन एफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एफ्लक्स मैंने लिख दिया। तो एफ्लक्स क्या है, एफ्लक्स है मैक्सिमम राइज इन द फ्लो ऑफ द वाटर इफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ द वाटर, इट इज कॉल्ड एफ्लक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ्लक्स क्या है, सिंपल लिख सकते हैं इसको, राइज या फिर इसको लिखेंगे मैक्सिमम राइज इन द डेप्थ ऑफ फ्लो ड्यू टू obstruction in the path of flow। तो समझ में आ गया होगा एफ्लक्स क्या होता है। एफ्लक्स है मैक्सिमम राइज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लो। ठीक है, यदि किसी एक चैनल के फ्लो में जब फ्लो कर रहा है तो उसके पाथ में अगर कोई भी एक ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो मैक्सिमम राइज हो रहा है डेप्थ ऑफ द फ्लो में, मैक्सिमम राइज जितना कर पा रहा है वो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ्लक्स कहते हैं। और उसकी वैल्यू क्या होगी, H2 माइनस H1। मीन्स ये जो वैल्यू है H2 और इसमें से यदि मैं H2 में से H1 को माइनस कर देता हूं तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी किसकी, मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी एफ्लक्स की। ठीक है, तो एफ्लक्स मेरे समझ में आ चुका है क्या होता है। दूसरी चीज H1 H2 मैंने किस तरीके से बनाया और ये राइज क्यों किया, इस फिनोमेना को क्या कह रहे हैं अपन, बैक वाटर कर्व बोल रहे हैं इसको। ठीक है, बैक वाटर कर्व का मतलब क्या है कि अब इस वाटर का जो डेप्थ है वो ज्यादा हो चुकी है, तो बैक आने के पोजीशन, जो बैक आने की जो फिनोमेना है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ, वो कंडीशन मींस जब यहाँ पर डेप्थ कम है, यहाँ डेप्थ ज्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, बैक रिवर्स आने लगेगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया अपन ने, बैक वाटर कर्व रख दिया है। ठीक है, अब ये फिनोमेना यहाँ से समझने के बाद अब आगे जो हमें समझना है वो क्या है कि इसकी लेंथ क्या होगी। लेंथ का मतलब क्या है, देखें आपको पता चल रहा होगा कि यहां पर पानी ने राइज करना स्टार्ट किया है, डेप्थ ऑफ द फ्लो यहां पर राइज होना स्टार्ट हुआ है और यहां पर मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, तो जो राइज, जो दोनों पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट मींस पहला वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम राइज, पहला वो पॉइंट जहां पर राइज होना स्टार्ट हुआ है और दूसरा वो सेक्शन जहां पर मैक्सिमम राइज हो चुका है डेप्थ ऑफ द फ्लो का, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम कहेंगे लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। ठीक है, बैक वाटर कर्व की क्या कहेंगे, उसे लेंथ कहेंगे। सिंपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूं, देन अपन यहां से डेरिवेशन इसका अपन स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से अपन फाइंड आउट करेंगे। तो देखें मैं यहां पे लिखता हूं कि distance between section where water start rising to the section where water rises maximum extent is called backwater curve को मैं VWC से लिख रहा हूं, बैकवाटर कर्व लेंथ या फिर लेंथ ऑफ बैकवाटर कर्व। समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन वेयर वाटर स्टार्ट राइजिंग, एक ऐसा सेक्शन जहां पर वाटर राइज करना स्टार्ट किया है, टू द सेक्शन वेयर वाटर राइजेस मैक्सिमम, और वो जगह जहां तक पानी ने मैक्सिमम राइज किया है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व कहते हैं उसको। ठीक है, अब ये लेंथ ऑफ जो बैक वाटर कर्व है, इसका डेरिवेशन देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट होगा, और ये फाइंड आउट करने के बाद हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व फाइंड आउट करने के लिए अपन इसके एक डेरिवेशन देख लेते हैं। तो मैं देखें यहाँ पे डेरिवेशन का नाम हो गया आपका लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व। तो इसे करने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि मैं एक ऐसा चैनल सेक्शन यहां पर मान रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं, जिसमें रास्ते में कोई ना कोई एक ऑब्स्ट्रक्शन है, तभी मैं लेंथ ऑफ बैकवाटर कर्व को समझा सकता हूं। क्योंकि राइज, मैक्सिमम राइज या राइज इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो तभी हो सकता है जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या फिर कहेंगे कि dH/dx की जो वैल्यू थी वो आपकी 0 से इंक्रीज कर जाए, मींस पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो मैं एक ऐसा चैनल मान रहा हूं जिसकी जो डेप्थ है वो कैसे, डेप्थ dH/dx है वो 0 से इंक्रीज है, या फिर बीच रास्ते में कोई क्या है आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और वहां पर बैक वाटर कर्व की लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें आज स्टार्ट करते हैं अपन बैक वाटर कर्व की लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व फाइंड आउट करने का अपन डेरिवेशन को। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि एक ऐसा मैं यहां पर चैनल मान रहा हूं जिस चैनल में
बैक वाटर कर्व क्या कर रहा है यहाँ पर का फिनोमेना यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कहेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए यहाँ पर dh/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये क्या है आपका, दैट इज डेटम। ठीक है, अब इस डेटम पे मैंने मान लिया कि कोई भी वाटर फ्लो करे, सिंपल इसको बना देते हैं और थोड़ा अच्छे से, ये आपका हो गया डेटम। अब यहाँ डेटम पे क्या हो रहा है कि कोई भी एक वाटर यहाँ पर फ्लो कर रहा है और मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फ्लो कर रहा है वाटर यहाँ पे डेटम के अलाउंग, तो ये आपका मैं लिख देता हूँ इसको, दैट इज कॉल्ड डेटम, और ये आपका क्या हो गया, दैट इज बेड। ठीक है, ये आपका बेड हो गया, इसको सिंपल मैंने यहाँ पर बेड लिख दिया। अब ये बेड किसी ना किसी एंगल पर होगा, तो जिस एंगल पर होगा उसको अपन क्या लिख दिया, आई बी। बेड स्लोप क्या हो गया आपका, आई बी हो गया। अब यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, वाटर आपका फ्लो कर रहा होगा। तो अब मैंने क्या कहा कि मैं एक ऐसा सेक्शन सेलेक्ट कर रहा हूं जिस सेक्शन में आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है या फिर वाटर लेवल जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने इसको कुछ इस तरीके से बना दिया है कि आपका जो वाटर लेवल है वो क्या कर रहा है, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर सिंपल क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर कम था वाटर लेवल, अब धीरे धीरे क्या हो गया है, बढ़ गया है यहाँ पर वाटर लेवल। ठीक है, तो अब इसका वाटर लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया जैसा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका वाटर लेवल, मैं आपको यहाँ पर वाटर को मैंने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो वाटर लेवल बढ़ चुका है, इसके ऊपर अपन क्या बनाएंगे, इसके ऊपर अपन एनर्जी लाइन बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एनर्जी लाइन भी बना देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एनर्जी लाइन बनाई यहाँ पर इसको जिस तरीके से। ठीक है, अभी एनर्जी लाइन भी इसका जो एंगल बनेगा, मीन्स जो इसकी स्लोप होगी उसको भी अपन बना देते हैं। तो मैं मान लेता हूँ इसकी जो स्लोप है दैट इज आई ई। सिंपल अपन जानते हैं इसकी स्लोप क्या होगी, आई ई होगी। आपके सामने जो रिप्रेजेंट किया गया है इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं एक ऐसा सेक्शन लेके चल रहा हूं जिसमें डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये जो चैनल था इसके दो क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किए और उन दो क्रॉस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से दो आपके सेक्शंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट सेक्शन आपका आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया ये। ठीक है, इसको और फर्स्ट सेक्शन आपका मैंने ये सेलेक्ट कर दिया है और सेकंड सेक्शन आपका यहाँ पर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है। ठीक है, दो सेक्शन में आपके सेलेक्ट कर चुका हूँ। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, ये आपका Z2 होगा। ठीक है, डेटम से आपकी जो बेड की जो डिस्टेंस है ये आपका बेड है। ठीक है, आगे अपन बात कर रहे हैं तो देखें ये जो आपका पार्ट होगा दैट इज Z2, ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ये आपकी वैल्यू Z2 होगी। ठीक है, आगे अपन दूसरा देख लेते हैं, यहां से यहां तक ये आपका पार्ट कौन सा होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो, जहां पे राइज अपना स्टार्ट हुआ है तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, दैट इज H1। और एनर्जी लाइन की जो डिस्टेंस होगी दैट इज V1 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, V1 स्क्वायर अपॉन 2G ये आपकी वैल्यू हो चुकी है। अब अगर यहां पर अपन देखें तो देखें इस जगह पर कुछ किस तरीके से बनाएंगे अपन। यहां पर आपका Z2 तो जो आपका बेड है वो आपके डेटम की संख्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, मींस इसको आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर Z2 की वैल्यू तो 0 हो गई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू होगी दैट विल ऑब्टेन फ्रॉम H2। ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H2 वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी लाइन V1 स्क्वायर अपॉन 2G है, सेम इस तरीके से यहाँ पर जो वैल्यू होगी दैट विल ऑब्टेन V2 स्क्वायर अपॉन 2G। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू V2 स्क्वायर अपॉन 2G हो जाएगी। और ये क्या है आपका, दैट इज हेड लॉस। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा और इसको अपन बोलते हैं HL। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या वैल्यू किस तरीके से मैंने बनाई है, कहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिंपल मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि एक आपका चैनल मैंने सेलेक्ट किया है, एक ऐसा चैनल जिसमें राइज ऑफ फ्लो या फिर कह सकते हैं कि राइज ऑफ द वाटर या लेवल ऑफ द वाटर हमेशा राइज कर रहा है। यहाँ पर आपका डेटम से आपका स्लोप आपको बनाया हुआ है, मैंने बताया बेड का स्लोप कितना बनाया है मैंने IB, और जो आपका एनर्जी लाइन का स्लोप है दैट इज IE। अब यहाँ पर जो आपको यही Z2 पार्ट है, सॉरी दिस इज Z1 पार्ट है। Z1 पार्ट क्या होगा, मींस बॉटम ऑफ द बेड की डेटम से जो हाइट है, बॉटम ऑफ द बेड की डेटम से हाइट है दैट इज Z1। H1 क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट द स्टार्टिंग और द वेयर द फ्लो ऑफ द, या फिर कहेंगे राइज ऑफ द फ्लो अपना स्टार्ट हुआ है उस जगह पर क्या है उसकी हाइट या डेप्थ ऑफ द फ्लो कितना H1। और एनर्जी के लिए यहाँ पर वैल्यू V1 स्क्वायर अपॉन 2G होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर देखें Z2 आपका मींस Z2 0 होगा। सिंपल मैं लिख भी सकता हूँ इसको, क्यों होगा 0, क्योंकि यहाँ पर बेड ऑफ द चैनल जो है आपका, बेड ऑफ द चैनल वो आपके डेटम को आगे जाकर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर
पर Z2 की वैल्यू 0 हो चुकी है और ये जो वैल्यू है आपकी ये क्या हो जाएगी H2, क्योंकि इंक्रीज होते होते ये वैल्यू कुछ ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए अपन इस पॉइंट से लेके यहां तक जो वैल्यू है मींस जो राइज इन द फ्लो हुआ है दैट इज कॉल्ड Z2, सॉरी दैट इज कॉल्ड H2 एंड एनर्जी लाइन यहाँ पर V2² हो चुकी है। और फाइनली यहाँ पर मैंने लिखा हेड लॉस इन एनर्जी, हेड लॉस होगा यहाँ पर तो उसको मैंने लिख दिया हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो यहाँ पर क्या होगा HL वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख देता हूँ कि मैंने क्या किया, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में इस पूरे के पूरे जो भी आपका फ्लो हो रहा था चैनल में, उसमें मैंने 2 क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट किए। ठीक है, पहले का नाम मैंने दिया 1-1, ये आपका 1-1 क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, और इसका नाम मैंने दे दिया 2-2 क्रॉस सेक्शन। और इन 1-1 और 2-2 क्रॉस सेक्शन के बीच में जो आपका डिस्टेंस है या लेंथ जो है आपकी, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। मींस एक ऐसा लेंथ जो कि जो कौन कौन से पॉइंट के बीच में होती है, एक ऐसा पॉइंट या ऐसा सेक्शन जहां पर जो वाटर ऑफ फ्लो है उसने राइज करना स्टार्ट किया, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम राइज हो चुका है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मींस लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको क्या लिख देता हूं, L लिख देता हूं, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है दैट इज L, तो इसको मैंने L से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अपन यहां पर देख लेते हैं कौन सा पार्ट यहां पर क्या है, तो मैंने लिखा सबसे पहले हेयर, या लिखेंगे इस सेक्शन में लिख देंगे हेयर H1 क्या है आपका, डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो एट 1-1 क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मैंने लिखा H1 क्या है आपका, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट 1-1 क्रॉस सेक्शन। मैंने लिखा कि अगर मैं लिखूंगा V1 या फिर लिखेंगे अपन, ये अपन H1 लिख दिया है, सेम अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं V1, तो V1 क्या होगा, वेलोसिटी एट 1-1। ठीक है, 1-1 क्रॉस सेक्शन। दूसरा H2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट 2-2, एंड V2 क्या लिखेंगे अपन, वेलोसिटी एट 2-2। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। IE अपन जानते हैं क्या है, एनर्जी, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन। ठीक है, और IB यहां पर क्या होगा, स्लोप ऑफ बेड ऑफ चैनल, स्लोप ऑफ बेड ऑफ चैनल, चैनल बेड का जो स्लोप है वो IB हो गया आपका। ठीक है, एंड लास्ट में L लिखूंगा तो L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, अभी अपन इसको ओनली डिस्टेंस बोलेंगे क्योंकि अभी अपन ने L की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड 2-2। तो देखें ये वो टर्म्स हैं जो इस पूरे डेरिवेशन में हमारे काम आने वाली हैं। क्या लिखा मैंने, H1 क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट 1-1। ठीक है, 1-1 क्रॉस सेक्शन पे आपकी डेप्थ ऑफ द फ्लो है। सेम V1 क्या है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है डेप्थ ऑफ द फ्लो पर, या क्रॉस सेक्शन 1-1 पर जो डेप्थ ऑफ द फ्लो H1 है, इसके लिए जो वेलोसिटी है वो आपकी V1 हो गई। और सेकंड 2-2 क्रॉस सेक्शन पर H2 क्या है, डेप्थ ऑफ द फ्लो एट 2-2, और V2 क्या है, इसकी वेलोसिटी एट 2-2 मींस V2 हो गई है। IE क्या है, स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन, IB क्या है, स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल, L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड 2-2। तो ये पूरा का पूरा आपकी ये जितनी भी आपकी वैल्यू है ये सभी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ताकि आप जब भी कभी मैं डेरिवेशन कर रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस वैल्यू को कहां से फाइंड आउट किया, कहां से मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखें साथ में ये ओनली यही लिमिटेड नहीं है कि इतना ही पता होना चाहिए, मुझे फाइंड आउट क्या करना है ये पता होना चाहिए। देखें मुझे फाइंड आउट क्या करना है, अपना नाम क्या है अपनी डेरिवेशन का, लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ, लेंथ मींस मुझे L फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पूरे डेरिवेशन में मुझे L को फाइंड आउट करके निकाल के लेके आना है। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। याद रखेंगे अपन H1 H2 ये सभी की चीजें क्या हैं। तो देखिए मैं बात कर लेता हूं कि ये 2 क्रॉस सेक्शन है, मैं यहाँ पर बर्नौली का इक्वेशन यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, यूजिंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड 2-2। तो मैंने लिखा 1-1 एंड 2-2 के बीच में यदि अपन बर्नौली इक्वेशन को देखते हैं तो किस तरीके से दिखाई जाएगी, देखते हैं एक बार। मैंने लिखा यहां से लिखते हैं अपन Z1, इसको अपन पार्टीशन डिवाइड कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आए। दैट इज मैं लिखूंगा यहाँ पे Z1 प्लस दिस वन इज H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू, यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगी वैल्यू, Z2 प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HL हेड लॉस। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर क्या होगा, दैट इज Z2 प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HL।
दैट इज हेड लॉस। ठीक है, ये यहाँ पर अपने फाइंड आउट कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, हेयर यहाँ पर Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। Z2 रिप्रेजेंट 0 को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बेड ऑफ द चैनल, जो बेड ऑफ द चैनल है वो आपका डेटम को आगे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो Z2 की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पर 0 हो चुकी है। नेक्स्ट चीज HL की अपन बात कर लेते हैं। तो देखें HL क्या है इस जगह पर, आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपन देख लेते हैं एक बार। आर्क की वैल्यू अपन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये आपको अगर आ जाता है समझ में तो बस सिंपल अपन आगे इसको प्रोसीड कर पाएंगे। देखें फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका थीटा है, ये आपकी रेडियस r है और ये इसकी वैल्यू है दैट इज l। ठीक है, ओके तो ये वैल्यू आपकी L है, दैट इज थीटा एंगल सबटेंडेड बिटवीन द टू रेडियस। तो ये आपकी रेडियस r रेडियस होगी आपकी, ये आपका L लेंथ होगी और ये आपका सबटेंडेड एंगल हो गया है। अब यहाँ पर यदि मैं L लेंथ निकालना, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, यदि मुझे L लेंथ निकालनी तो कैसे निकालें अपन, रेडियस इंटू थीटा, r इंटू थीटा। तो इस तरीके से मेरे पास क्या मिलता है, इस L की वैल्यू मुझे फाइंड आउट होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आता है। तो देखें यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बनता है। अगर मैं देखता हूँ HL की वैल्यू को, ठीक है, HL की वैल्यू देखें क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है टोटल, दैट इज L। ये आपकी नीचे लिखी हुई है, ये आपकी वैल्यू क्या है, L वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसका एंगल देखें कितना है, दैट इज IE, स्लोप ऑफ द एनर्जी लाइन IE। तो मुझे निकालनी है HL की वैल्यू। सेम कंडीशन बनी, देखो बस R की जगह देखें। अब इसको मैं सिंपल बना देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इसका नाम क्या है HL। ठीक है, ये आपका IE है और ये आपकी वैल्यू दे रखी है दैट इज L। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है HL। तो HL क्या हो जाएगा, L इंटू IE, सिंपल। ठीक है, L इंटू IE। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो HL क्या हो जाएगा, L इंटू IE, और ये अपने पास वैल्यू यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो H इंटू आई, यहाँ से मैंने डायग्राम भी बनाए रखता हूँ ताकि आपको सिंपली समझ में आए। तो यहाँ पे क्या होगा, HL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L इंटू IE। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को, Z2 की वैल्यू को और HL की वैल्यू को क्या करता हूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस डेरिवेशन में। तो देखते हैं एक बार, Z1 प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू Z2 प्लस H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन, तो Z2 की जगह तो मैं 0 लिख सकता हूँ, तो Z2 को मैं हटा देता हूँ, मैं लिखूंगा H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस HL की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L इंटू IE। तो मैं लिख दिया L इंटू IE। ठीक है, क्लियर है एकदम, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ पर एक बार अपन और ध्यान से देखते हैं। तो Z1 की जगह देखें मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसा मैंने HL के लिए क्या लिखा, HL इज L इंटू IE इक्वल्स टू HL। यहीं पर अगर मैं देखना चाहता हूं, देखिए Z1 के लिए, ये आपका Z1 है। अब इस Z1 वैल्यू के लिए यहां पर एंगल कितना है, IB, ये लेंथ कितनी है, दैट इज L। तो अगर L इंटू IB में कर देता हूं तो मुझे Z1 ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। मैं डायग्राम वापस से बना देता हूं। देखिए कि अगर यहां पर आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं, या फिर ये अपोजिट डायग्राम है कुछ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज L, ये भी आपकी L वैल्यू है। ये आपका जो एंगल है दैट इज IB, इस बार आपका एंगल क्या है, IB एंगल है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज Z1। ठीक है, मुझे Z1 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, नाउ Z1 इक्वल्स टू, Z1 क्या है इस जगह पर, दैट इज इक्वल्स टू L इंटू IE। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आया होगा कि L की Z1 की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से L इंटू IB लिख सकता, सॉरी दैट इज L इंटू IB। ठीक है, IB बेड चैनल, स्लोप ऑफ द बेड ऑफ द चैनल। तो ये L इंटू IB हो गया। अब देखिए इस वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर सकता हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ। तो अब आगे देखें किस तरीके से सॉल्व होगा ये। जब मैं इस Z1 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, दैट इज L इंटू IB प्लस H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G दैट इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस L इंटू IE। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक इक्वेशन किस तरीके से मैंने फाइंड आउट की है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जब मैं वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक
अलग ब्रैकेट में ले लेता हूँ, इसको मैं एक अलग ब्रैकेट में ले लेता हूँ और मुझे कुछ वैल्यूज यहाँ पर एक पेयर बना के मुझे काम करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, L इंटू आई बी मेरे पास लिखा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ कि L इंटू आई को डायरेक्टली मैं इधर लेके आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू, और जो ये मेरे पास H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको मैंने ऐसे लिखा रहने दिया, और साथ में इसी के साथ में मैं इस वैल्यू को जब इधर लेके जाऊंगा तो H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक एकदम क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल अपन समझ रहे हैं। तो ये वैल्यू जो H1 ये वैल्यू जो ऑप्टेन हुई है यहाँ पर माइनस है आपका बीच में, ठीक है। तो अब अपन जानते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, देखें यहाँ से मेरे पास L कॉमन आ रहा है, ठीक है, L कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आई बी माइनस आई ई बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। और ये वैल्यू इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिखा E2 एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1, ठीक है। एनर्जी के लिए लिखा मैंने, इसको लिखा मैंने E2 और इसको मैंने लिख दिया एनर्जी 1, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, आपको अपन आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखें, मुझे क्या निकालना है, L, मुझे L फाइंड आउट करना है। L फाइंड आउट करूँगा क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन आई बी माइनस आई ई, दैट इज द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इट इज द लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व। आई होप आपको सिंपली समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको फाइंड आउट किया है। बहुत ही सिंपल था, बस आपको क्या करना था, दोनों बैड चैनल, एक ऐसा चैनल सेलेक्ट करना था जिसमें राइज ऑफ फ्लो विद रिस्पेक्ट टू द डेप्थ, जो आपका एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, डेप्थ ऑफ फ्लो, या फिर कहेंगे किसी का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो वाटर लेवल था वो राइज कर रहा था आगे की तरफ इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो वहां पर आपको बस क्या करना था, एक सेक्शन सेलेक्ट करने थे और दोनों सेक्शन में आपको बर्नौली की इक्वेशन लगानी है, और बर्नौली की इक्वेशन लगा के आपको बस HL की वैल्यू को I इंटू L के फॉर्म में एंड Z1 की वैल्यू को IL इंटू IB की फॉर्म में लिखना था, और साथ में जो आपको Z2 की वैल्यू वो 0 पुट करनी थी। तो फाइनल आपको ये वैल्यू डायरेक्टली ऑब्टेन हो गई थी, दैट इज E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE। तो अगर मुझे IE, देखें सिंपल सी बात है, देखें IE की वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ द मैनिंग फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ द चेजिस फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पर चेजिस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का यूज करूंगा, ठीक है, चेजिस कांस्टेंट का यूज करूंगा, या फिर जो वैल्यू होंगे आई, इस तरीके से अपन वैल्यूज को फाइंड आउट कर पाएंगे, इजीली यहाँ पर सस्टेन कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी वैल्यूज होंगी मुझे दे रखी होंगी तो उनके थ्रू मैं फाइंड आउट करूंगा, और इस वैल्यू में पुट करने के बाद लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व में यहाँ से इजीली ऑब्टेन कर पाऊंगा, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि बैक ऑफ द, पहली बात तो कि बैक वाटर कर्व क्या होता है, बैक वाटर कर्व में एफ्लक्स क्या होता है, एफ्लक्स मींस मैक्सिमम राइज इन द फ्लो ऑफ द वाटर, या फिर कहेंगे मैक्सिमम राइज इन द डेप्थ ऑफ द वाटर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो उसको अपन एफ्लक्स कहते हैं, दैट वाज H2 माइनस H1। और फिर उसके बाद अपने देखा लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व किस तरीके से अपने फाइंड आउट किया है इजीली। अपने पास एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था, याद रखेंगे, DH अपॉन DX का IB माइनस IE अपॉन 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन GH, और ये फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE। सिंपल दो फॉर्मूले आपके सामने बन चुके हैं। अभी इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अभी देखिए लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व पर हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अच्छे से कि क्या किस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है। अब देखिए सामने आपके एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट हो रहा है, उसमें देखिए क्या क्या डाटा दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व caused by an efflux of 2 मीटर इन ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 40 मीटर। तो यहाँ पर देखिए सिंपल में बात कर लेता हूँ क्या क्या डाटा है, उसको एक बार अपन लिख लेते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में। देखें तो गिवन डाटा जो है आपको दैट इज बी। सबसे पहले बात करते हैं विड्थ ऑफ चैनल, दैट इज गिवन एज 40 मीटर, ठीक है। तो आपको 40 मीटर बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, देखें एक एफ्लक्स यहाँ पर दिया हुआ है आपको। अब एफ्लक्स की अगर अपन बात करते हैं तो देखें एफ्लक्स क्या होता है, एफ्लक्स इक्वल्स टू H2 माइनस H1, ठीक है। ये आपको वैल्यू गिवन है 2.0 मीटर यानी कि 2 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार, दो वैल्यूज आपकी बात कर चुके हैं अपन। एफ्लक्स आपका 2 मीटर गिवन है इन चैनल, इन रेक्टेंगुलर चैनल, आपका चैनल रेक्टेंगुलर है, और आपकी विड्थ दी हुई है दैट इज 40 मीटर, और जो डेप्थ दी हुई है, डेप्थ है आपकी दैट इज 2.5 मीटर, मींस जो H1 की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज
2.5 मीटर। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं कि H1 की वैल्यू आपको गिवन है और एफ्लक्स आपको दिया हुआ है, तो यहां से अपन H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या बात कर लेते हैं अपन, H2 विल बी, यहाँ पे देखें H2 कैसे फाइंड आउट होगा, H1 प्लस 2.0। ठीक है, तो H2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5 प्लस 2.0 मीटर। फाइनली H2 की वैल्यू अपने को 4.5 मीटर फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एफ्लक्स की अपन ने बात करी थी, क्या होता है एफ्लक्स इज H2 माइनस H1। तो H2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। H1 अपने को गिवन है, डेप्थ ऑफ फ्लो, अब कहेंगे सर H2 होगा या H1 होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो तो अपना H1 ही होगा। राइज इन द मैक्सिमम राइज इन द फ्लो क्या होता है, दैट इज H2। ठीक है, तो आपको H1 गिवन है और आपको एफ्लक्स गिवन है। एफ्लक्स होता है H2 माइनस H1, तो एफ्लक्स गिवन है, H1 गिवन है, तो इससे आप H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से, H1 प्लस 2.0। तो फाइनल आपको वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी, दैट इज 4.5 मीटर ऐसे फाइंड आउट हो चुकी है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन इज कि डेप्थ दी हुई है आपको, ये तो आपने फाइंड आउट कर ली। स्लोप ऑफ द बेड इज गिवन एज 1 in 11,000। ठीक है, आपको जो स्लोप दिया हुआ है दैट इज 1 in 11,000। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ देखिए स्लोप की। ठीक है, दैट इज 1 in 11,000। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या डाटा आपको गिवन है। टेक मैनिंग्स कोफिशिएंट n इज 0.03। ठीक है, n की जो वैल्यू दी हुई है मैनिंग कोफिशिएंट की, दैट इज 0.03। तो ये आपका सारा का सारा डाटा है जो कि गिवन है, और जो कुछ चीजें यहाँ पर अननोन थी उनको मैंने इजीली यहाँ पर साथ में फाइंड आउट भी किया है। ठीक है, आपके सामने देखिए क्या है गिवन डाटा। बी की विड्थ ऑफ सेक्शन रेक्टेंगुलर चैनल है, आपका विड्थ आपको दी हुई दैट इज 40 मीटर। एफ्लक्स आपको गिवन है डायरेक्टली, यहाँ से आप H2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि साथ में आपको डेप्थ ऑफ फ्लो H1 भी दिया हुआ है। तो फिर देन उसके बाद H2 अपने को फाइंड आउट हो जाएगा 2.5 प्लस 2.0 4.5 मीटर। स्लोप आपको दिया हुआ है 1 in 11,000 का, एंड n आपको दिया हुआ है 0.03। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, मुझे यहाँ फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व यदि मैं फॉर्मूले की बात करूं तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट वाज E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE। ये अपने पास जनरल फॉर्मूला है जो कि अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहां पर भी E2 आपको पता होना चाहिए। E2 क्या था, दैट वाज, इसके अपन बात करें तो H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G, ये अपने पास वैल्यू थी। और यदि मैं बात करूंगा E1 की तो ये अपने पास क्या वैल्यू, दैट इज H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये दो वैल्यूज हैं, इन दोनों को पहले आपको फाइंड आउट करना है। IE को आपको फाइंड आउट करना है, IB आपके पास गिवन है। ठीक है, इसका जब सारी वैल्यूज मेरे पास ऑब्टेन हो जाएंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी ऑब्टेन थ्रू L। तो मुझे L की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी, मींस लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। अब सबसे पहले बातें आती है, पहले मुझे यहाँ पर M पता होगा तो मेरे पास IE कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात ये आ जाती है। ठीक है, IE कैसे फाइंड आउट होगा, आपको मैनिंग का कोफिशिएंट दे रखा है, मैनिंग के फॉर्मूले से आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, IE फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, मैं पहले बात कर लेता हूँ A1 के लिए। तो ये अपन फाइंड आउट करेंगे, तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, ये अपन को पता चल चुका है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल मैं इसको एक लैंग्वेज में एक लाइन के अंदर यहां पर लिख देता हूं कि मुझे क्या करना है, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व, और इसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पर मैं A1 फाइंड आउट करूंगा। तो A1 देखिए क्या होगा, रेक्टेंगुलर चैनल है, क्या होगा L1 इंटू B1 होगा, या फिर कहेंगे B1 इंटू H1 सिंपली। तो B तो दोनों जो चैनल है आपका उसके लिए सेम रहेगा, B तो चेंज होता नहीं है आपका, H चेंज होता है, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज होती है, तो B तो कांस्टेंट है 40। ठीक है, तो मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ B1 इंटू H1। ठीक है, और यदि यहाँ से देखूंगा पैरामीटर तो क्या होगा, B1 प्लस 2H1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, अपन जानते हैं रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। तो देखें अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया क्या फाइंड आउट होगा अपने को, V1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 40, और H1 की वैल्यू कितनी है अपने को गिवन है 2.5। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा पैरामीटर की। तो पैरामीटर कितना है, V1 की वैल्यू है 40 प्लस 2 इंटू 2.5 अपने पास होगी। ठीक है, तो देखें अब यहां से देखेंगे तो पैरामीटर तो अपने को कितना मिलेगा, दैट इज 45 मीटर। ठीक है, और अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो देखें एरिया अपने को कितना मिलेगा, दैट विल ऑब्टेन 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने को एरिया मिल चुका है, अपने को पैरामीटर मिल चुका है। अगर मैं यहां से हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना चाहूंगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, देखिए हाइड्रोलिक मीन डेप्थ किस तरीके से फाइंड आउट होगी, दैट विल रिप्रेजेंटेड बाय m इक्वल्स टू A बाई P। अब A A1 अपॉन P1 की पहले मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अपन
रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबसे पहले A1 के लिए। A1 का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शन 1 1 पर, ठीक है। तो मैंने किया m इक्वल्स टू A1 अपन P1, तो यहाँ से क्या होगा M1 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 100 एंड P1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 45। तो यहाँ से M1 की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट विल बी 2.22, ठीक है, 2.22 मीटर अपने को ऑब्टेन हो चुकी है, ठीक है। मतलब मैंने सिंपल क्या किया, मैंने M1 वैल्यू निकाली है। M1 वैल्यू क्यों निकाली है अभी अपन देखेंगे उसको आगे, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए M1 वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली सिंपल तरीके से। अब ये M1 वैल्यू की हेल्प से मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, पहले मैं फाइंड आउट करूंगा वेलोसिटी को, V1 को फाइंड आउट करूंगा, क्योंकि मुझे मैनिंग का कोफिशिएंट यहाँ पर 0.03 आपको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो मैंने लिखा फ्रॉम मैनिंग फार्मूला। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, मैं लिखता हूं यहाँ पर फ्रॉम मैनिंग फार्मूला। अब मैनिंग फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। दैट इज V की वैल्यू अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं, V1 मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखें 1/n, मैं यहाँ पे M1 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे V1 फाइंड आउट करना है, तो मैं लिखूंगा M1 पावर 2/3 एंड IB पावर 1/2, ठीक है, सिंपल। अब देखें यहाँ पर वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, तो V1 की वैल्यू अपने निकाली है 1/n की वैल्यू अपने को गिवन है, दैट इज 0.03 हो गया। M1 की वैल्यू अपने को गिवन जो आपने फाइंड आउट किया है 2.22, तो मैंने यहाँ पे पुट किया 2.22 की पावर 2/3, ठीक है। और यहाँ पर IB की मैं बात कर लेता हूँ, देखें IB अपने को गिवन कितना है, इसको अपन IB बोल लेते हैं। ये गिवन है आपको 1/11,000, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/11,000, ठीक है, 11,000 और पावर कितनी होगी इसकी 1/2। अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ V1, तो मुझे फाइंड आउट होगा 0.54 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ से मुझे V1 की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है 0.54 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं यहाँ से फाइंड आउट, जैसे मैंने V1 फाइंड आउट किया है सेम ऐसे ही मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, आपको V2 को फाइंड आउट करूँगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे A2 को फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। तो देखें आप A2 इन सिमिलर वे अब मैं A2 फाइंड आउट करूंगा, तो A2 की वैल्यू देखें क्या निकलेगी, जैसे V1 इंटू H1 था, या B1 तो सेम ही है वैल्यू, इसको अपन B इंटू H भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने क्या लिखूंगा B इंटू H2, तो B इंटू H2 की वैल्यू देख लेते हैं। B की वैल्यू कितनी है 40, H2 की वैल्यू अपने फाइंड आउट किया दैट इज 4.5, ठीक है। तो B की वैल्यू दैट इज 40 इंटू 4.5, ये वैल्यू अपने को ऑब्टेन होगी दैट इज 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बात कर लेता हूँ P2 की, तो P2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज B प्लस 2H2, ठीक है। अब देखिए B की वैल्यू है 40 प्लस 2 इंटू H2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 4.5, ठीक है। तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी दैट इज 49 मीटर। दो वैल्यूज अपने को मिल चुकी है, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब मुझे यहीं से इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने M1 फाइंड आउट किया था, मैं यहाँ पर M2 फाइंड आउट करूंगा। तो M2 फाइंड आउट करूंगा तो M2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज A2/P2। तो A2 की वैल्यू दैट इज 180/49। तो मेरे को यहाँ से M2 की जो वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी अपने को 3.673 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ तक अपन ने इजीली ऑब्टेन कर लिया। अब देखें आगे अपने को क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें सिंपल ये वैल्यू मैंने यहाँ तक फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अब इस फाइंड आउट करने के बाद अब मैं देखें आगे क्या स्टेप कर सकता हूँ, इनको मैं अभी रफ कर रहा हूँ। यहाँ तक अपन फाइंड आउट कर लिया, तो देखो इसका एक और तरीका हो सकता था, मैं यहाँ से जनरली डायरेक्टली V2 भी निकाल सकता हूँ। मैं इस प्रोसेस से V2 निकालूंगा, उससे अच्छा मैं दूसरे प्रोसेस से V2 निकाल सकता हूँ, ठीक है। पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। ये M2 मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं सेम वैल्यू को फ्रॉम मैनिंग फॉर्मूले से, मैनिंग का फॉर्मूला यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैनिंग्स फॉर्मूला, और मैनिंग के फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं V2 फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार कितनी वैल्यू आती है। तो देखिए मैनिंग फॉर्मूला मैंने यूज किया तो V2 के लिए, तो V2 क्या होगा, दैट दिस टाइम 1/n M2 पावर 2/3 एंड IB पावर 1/2, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होगा, 1/n की पावर वही 0.03 आपको गिवन है। M2 की वैल्यू कितनी है इस बार, दैट इज 3.673 की पावर 2/3 एंड IB कितना होगा, दैट इज 1/11,000 और पावर 1/2। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी दैट विल 0.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आपको V2 की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं V2 की वैल्यू को ऐसे फाइंड आउट ना करके अगर मैं दूसरे तरीके से भी करना चाहूँ तो बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अपन देख लेते हैं कैसे होगा। अपन जानते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो अपना हो जाता है वो A1V1 इक्वल्स टू A2V2 फॉर पाइप फ्लो, ठीक है। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या V2,
अब V2 क्या हो जाएगा, A1 V1 अपॉन A2, सिंपल, ठीक है, A1 V1 अपॉन A2 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर A1 V1 अपने पास है, A2 अपने पास है, सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखें V2 कैसे फाइंड आउट होता है। यहाँ पर A1 अपन ने फाइंड आउट किया था, दैट वाज 100, ठीक है, A1 अपना 100 था। V1 अपना फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज 0.54 अपॉन A2 की बात करूंगा तो A2 अपना फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज 40 इंटू 4.5, ठीक है, दैट इज 180, 4.5। तो यहाँ से भी जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू भी आपको 0.3 मीटर पर सेकेंड फाइंड आउट होगी। मीन्स आपको इस प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस को करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसकी जगह डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, V2 को इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये दोनों वैल्यूज आपने V1 V2 की वैल्यूज को यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इन वैल्यूज की हेल्प से जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा अपना, जो अपन जनरल बात करें, कौन सा फॉर्मूला, जो लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व है, मींस कौन सा, E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE। तो E2 और E1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें E1 की वैल्यू सबसे पहले मैं कहूं तो क्या थी, दैट वाज H1 प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। अब H1 की देखें वैल्यू कितनी है, दैट गिवन है आपको 2.5 प्लस आपको V1 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अपने को ऑब्टेन हुई अभी 0.56, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन 2 इंटू 9.81। यहाँ से अपने को E1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही E1 की वैल्यू अपने को मिलेगी। सेम ऐसे ही अगर मैं E2 की वैल्यू बात करूंगा तो क्या मिलेगा, H2 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G वैल्यू मिलेगी। तो H2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज अपने को निकाल रखी, दैट इज 4.5 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आई 0.3, तो 0.3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। E1 की जो वैल्यू अपने को ऑब्टेन होगी दैट विल बी 2.514 मीटर, ठीक है। E1 की वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो गई। E2 की वैल्यू की अपन बात करेंगे दैट विल बी ऑब्टेन अबाउट 4.504 मीटर, ठीक है। अब सिंपल देखें यहाँ तक क्या किया है मैंने यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे मेरा जो फॉर्मूला होगा, मीन्स जो मेरा डिजायर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, L इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE। तो मुझे इस फॉर्मूले को लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व को फाइंड आउट करने के लिए मुझे E1 E2 IB IE की जरूरत है, ठीक है। अब E1 E2 मुझे कब फाइंड आउट होंगे, तो E1 मुझे तब फाइंड आउट होगा जब मेरे पास H1 V1 और G मेरे पास वैल्यू हुई। तो G मेरे पास होती है, H1 मुझे गिवन है, मुझे V1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन V1 ऐसे डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा, V1 आपका किस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा, मैनिंग फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो मैनिंग फॉर्मूले के थ्रू मैंने क्या किया, मैनिंग फॉर्मूले में भी क्या आपको M की जरूरत पड़ेगी। M को जरूरत के लिए आपको एरिया भी निकालना पड़ेगा और आपको पैरामीटर निकालना पड़ेगा कि M क्या है, A अपॉन P का रेशियो होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। IB आपको गिवन है और N आपको गिवन है, तो इसके थ्रू आप V1 V2 दोनों को निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने इनको फाइंड आउट करके क्या निकाल लिया, E1 और E2 को यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। मींस अपने पास ये दोनों जो पार्ट है वो आपके क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं आगे अगर बात करूं, देखें तो अब मुझे IB भी फाइंड आउट हो चुका है, ये अपना गिवन था, क्वेश्चन में कितना था, दैट वाज 1 in 11,000, ठीक है। लेकिन अब मुझे किसकी जरूरत है, ओनली IE की जरूरत है। अब देखें IE कैसे निकलेगा, जो आपका E1 एनर्जी है, E2 एनर्जी, या फिर मैं सिंपली बात करूंगा तो जो मेरे पास ये सारी डाटा है E1 और E2 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के, इनका मुझे एवरेज पता चल जाए तो उस एवरेज के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैनिंग के फॉर्मूले से वापस से क्या निकालूंगा, IE एनर्जी लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखें बात कर लेता हूं H एवरेज की, ठीक है। H एवरेज क्या होगा, सबसे पहले बात कर रहा हूं, देखें मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ IE की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। IE की वैल्यू फाइंड आउट मुझे करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं H एवरेज निकाल लेता हूं। अब H एवरेज कैसे निकलेगा, H1 प्लस H2 अपॉन 2, ठीक है। H1 की वैल्यू अपने पास क्या थी, दैट वाज 2.5, ये अपने को गिवन थी H1, और H2 की वैल्यू अपने फाइंड आउट की, दैट वाज 4.5 अपॉन 2, ये अपने वैल्यू फाइंड आउट कर दी थी, ठीक है, H एवरेज की। तो यहाँ से मुझे जो वैल्यू मिली दैट इज 3.5 मीटर। तो H एवरेज की मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। सेम देखें, मुझे जैसे मैंने H एवरेज फाइंड आउट किया है, H एवरेज मैंने क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि मैं इसके थ्रू ही मैं फाइंड आउट करूंगा किसको, V एवरेज को फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। अब देखें इसी तरीके से मैं V एवरेज को यदि फाइंड आउट करना चाहता हूं तो कैसे V एवरेज में फाइंड आउट करूंगा, कैसे करूंगा, जैसे मैंने A1 V1 E2 इक्वल्स टू A2 V2 लिखा था, सेम इसी तरीके से मैं यहाँ लिख सकता हूँ A एवरेज इंटू V एवरेज इक्वल्स टू A1 A2, ठीक है, A1 V1
ये मैंने लिख दिया। यहाँ से अगर मुझे वी एवरेज या फिर मैं कहूँगा वी एवरेज मुझे फाइंड आउट करना है, तो वी एवरेज मैं कैसे फाइंड आउट कर पाऊंगा, दैट विल A1 V1 अपॉन दैट वाज ए एवरेज। ठीक है, तो ए एवरेज के थ्रू मैं फाइंड आउट कर लूंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब A1 की वैल्यू देख लेते हैं अपन। देखें V1 जो वैल्यू है अपने को ऑब्टेन हो चुकी है, V1 अपन जानते हैं दैट वाज 0.56। ठीक है, अपन जो V1 की वैल्यू ऑब्टेन हुई थी दैट वाज 0.56, तो यहाँ से A1 की वैल्यू अपने फाइंड आउट की थी दैट वाज 100, या फिर मैं सिंपल इसको क्या लिख सकता हूँ, B इंटू H1 A1 को, V1 को मैं लिख सकता हूँ 0.56, ठीक है, अपॉन ए एवरेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, B इंटू H एवरेज। ठीक है, B तो अपना फिक्स रहेगा, B तो अपना विड्थ है जो अपना जो चैनल है उसकी, तो ये तो फिक्स रहेगी। तो देखें B से मैं B को कैंसिल कर सकता हूँ। अब H एवरेज, H1 की वैल्यू आपको याद है दैट वाज 2.5। H क्या था अपने पास, H1 वाज 2.5 गिवन था क्वेश्चन में, इंटू 0.56 अपॉन H एवरेज अपने अभी फाइंड आउट किया दैट इज 3.5। ठीक है, मैंने 3.5 लिखा। तो यहाँ से मुझे V एवरेज की जो वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट विल इक्वल्स टू 3.5 मीटर, सॉरी दैट विल ऑब्टेन 0.3875 या फिर कहें 3857 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे V एवरेज की एक वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है दैट इज 0.3857 मीटर पर सेकेंड। यहीं से अगर मैं M एवरेज निकालना चाहता हूँ, ठीक है, M एवरेज देखते हैं। M एवरेज क्या होगा, M1 प्लस M2 अपॉन 2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू याद होगी आपको 2.22 अपनी वैल्यू निकली थी, और अगर मैं M2 की वैल्यू बात करूंगा तो दैट वाज 3.367 अपनी वैल्यू निकली थी, अपॉन में 2 करूंगा, फाइनल मुझे वैल्यू मिलेगी 2.9465 मीटर। ठीक है, M की वैल्यू मुझे मिलेगी 2.9465 मीटर, सॉरी ये वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो जाएगी फाइनल। अब सारी की सारी वैल्यू अपने के सामने निकल चुकी है। अब यहाँ से मेरे पास एवरेज वैल्यू आ चुकी है, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं स्लोप ऑफ द चैनल, या फिर कहूँगा मैं कि जो आपका एनर्जी लाइन है उसकी मैं स्लोप को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसकी स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं वापस से V के फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा, V एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करूंगा। ठीक है, तो उससे मुझे एनर्जी लाइन की स्लोप मिलने वाली है। ठीक है, तो V एवरेज इक्वल्स टू अपने पास क्या फॉर्मूला था, 1/n एंड m की पावर 2/3। m एवरेज लिखूंगा इस जगह पर अब मैं, इसीलिए मैंने ये फाइंड आउट किए हैं ताकि मैं ये सभी फाइंड आउट करने का रीजन क्या है, ताकि मैं इस फॉर्मूले से IE की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकूं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा m एवरेज पावर 2/3 इंटू यहाँ पर आपका यहाँ एवरेज m एवरेज की वैल्यू पुट करते हैं अपन, और सेकंड साथ में जो आपका फॉर्मूला दैट इज IE मुझे फाइंड आउट करना है, वैल्यू इज 1/2। अब मुझे IE की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है, सिंपल मेरे समझ में आ रहा है। तो देखें अपन सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। V एवरेज की वैल्यू देख लेते हैं कितनी वैल्यू अपने ऑब्टेन हुई, दैट इज 0.3857। ठीक है, मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ, 0.3857 इक्वल्स टू 1/n। n की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.03 अपने को गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, m एवरेज की बात कर लेते हैं, m एवरेज इज 2.9465 2.9465 ये अपनी वैल्यू निकल गई है। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा 2/3 एंड मुझे IE की वैल्यू अननोन है तो पावर हो जाएगी 1/2। यहाँ से मुझे IE की पावर 1/2 मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसे मैं सॉल्व आउट करूंगा, मींस 0.3857 अपॉन क्या वैल्यू है 1/0.03 एंड 2.9465 पावर 2/3। ठीक है, और यदि मैं हाफ हटा दूंगा यहाँ से तो मीन्स अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, समझ में आ गया। यहाँ से जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा IE को, आई विल ऑब्टेन 0.000317। तो मुझे यहाँ से IE की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, सिंपल, आपको समझ में आ गया। प्रोसेस अभी तक क्या है, प्रोसेस ये है कि मुझे क्या क्या निकालना था, E2 निकालना था, E1 निकालना था एंड IB निकालना था एंड IE निकालना था। ये मेरे पास वैल्यूज थी जो मुझे फाइंड आउट करनी थी, किसके लिए, लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व को फाइंड आउट करने के लिए। अब E1 E2 निकालने के लिए मुझे क्या जरूरी है, E1 E2 का फॉर्मूला क्या है, E1 का फॉर्मूला है H1 प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G, तो H1 अपन को गिवन है, लेकिन V गिवन नहीं है। V किससे निकलेगा, मैनिंग फॉर्मूले से, और मैनिंग फॉर्मूले में क्या क्या होता है, M होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है अपना A/P, तो एरिया की भी जरूरत पड़ेगी, पैरामीटर की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से IB फाइंड आउट अपने को क्वेश्चन में दे रखा था, N अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, इसके थ्रू अपन ने
E1 और E2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब IB अपने को गिवन था, लेकिन IE मेरे पास अननोन है, लेकिन IE कैसे आएगा, एवरेज के फॉर्मूले से निकलेगा, दोनों का एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एवरेज वैल्यूज को फाइंड आउट किया है, एवरेज वैल्यू से मैंने V एवरेज को फाइंड आउट, V एवरेज के फॉर्मूले से मैनिंग फॉर्मूले से मैंने IE को फाइंड आउट कर लिया है। अब सभी वैल्यूज मेरे पास नोन है। अब इन सारी वैल्यूज को मैं क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे फाइनली जो वैल्यूज हैं वो ऑब्टेन हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे फाइनल चाहिए लेंथ ऑफ द बैक वाटर कर्व। अच्छा क्वेश्चन है, कन्वेंशनल में काफी ज्यादा एक अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करा सकता है आपको, ठीक है। तो मैं बात करूंगा किसके लिए, अब लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व मुझे फाइंड आउट करना, फाइनली लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व। अब लेंथ ऑफ बैक वाटर कर्व का फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक कैसे फाइंड आउट होगा, तो बहुत सिंपल सा है, L इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन IB माइनस IE, सिंपल, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार, E2 की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए क्या थी, दैट वाज 2.514, सॉरी दैट E2 की वैल्यू थी 4.5504 मीटर, तो इस ये वैल्यू होगी, माइनस ये वैल्यू थी 2.514 मीटर अपॉन IB की वैल्यू थी 1 in 11,000। इसको अपन फॉर्म में चेंज करके लिखेंगे तो 0.0000109 दिस वाज। एंड अगर मैं बात करूंगा IE की, तो अभी अपन ने फाइंड आउट किया, दैट इज 0.00003167, ठीक है। ये अपने पास वैल्यू है। तो यहां से अपने पास जो L की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट विल बी अपने होगी अपने को, सॉरी दिस इज 909, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व जब करेंगे अपन, तो लेंथ ऑफ कर्व अपने को ऑप्टेन होगा 33584.3 मीटर, ठीक है। मींस ये वो लेंथ है जहां पर एक ऐसा पॉइंट जिस जगह पर स्टार्टिंग हुई है राइजिंग, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम राइजिंग हुई है, उन दोनों के बीच की, मींस दो क्रॉस सेक्शंस के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड बैक वाटर कर्व लेंथ। और उसको बैक वाटर कर्व लेंथ की आपकी वैल्यू मिली है 33584.3 मीटर। तो ये इसका प्रोसीजर था। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, आपको E1 E2 IB IE निकालना आना चाहिए। IB आपको गिवन है, E2 E1 कैसे आएंगे आपके, मैनिंग फॉर्मूले से पहले V1 निकाली, क्योंकि इनका फॉर्मूला सिंपल H1 प्लस V1 स्क्वायर अपन 2G एंड H2 प्लस V2 स्क्वायर अपन 2G के फॉर्मूले से निकलेगा। IE यानी कि एनर्जी आपका कॉन्सेप्ट है, तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी के लिए IE एनर्जी लाइन का स्लोप निकालना है मुझे, तो उसके लिए मुझे एवरेज की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा, और एवरेज वैल्यू से मैंने इस तरीके से मैनिंग फॉर्मूले के थ्रू IE की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इस फॉर्मूले में पुट करके फाइनली मैं L की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुका। आई होप आपको बैक वाटर कर्व का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, या फिर एफ्लक्स क्या होता है, एंड बैक वाटर कर्व किस सिचुएशन में बनता है, ये सभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो हाइड्रोलिक मैं बात कर रहा हूं, जो अपना ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के अंदर, जो आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, उसको पूरा कॉन्सेप्चुअली हमने यहां तक कवर कर लिया अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।